लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे जो लेक्चर है ये इसी सीरीज में है। हम सीड ऑयल्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सीड ऑयल्स क्या है और क्यों हमारे लिए ये हार्मफुल है सेहत के लिए। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था बेसिकली पार्ट 1 में कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आज हम देखेंगे इसके बारे में कि इसका प्रोसेसिंग कैसे होती है, और इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इनकी मुदाखलत हो गई है, बहुत ज्यादा अमल दरामद करते हैं। हर चीज में, खाने की हर चीज में आते हैं जिसमें हम सोच भी नहीं सकते, वहां पर भी है। चॉकलेट कैंडी बार्स में भी है, चिप्स में भी है, और बड़ी जो पिज्जा है उसके अंदर तो है ही। यानी जो चीज भी हम बाजार से ले रहे हैं, जो प्रोसेस करके बनाई गई है, तैयार की है, उसमें किसी न किसी शक्ल में लोग जरूर ये सीड ऑयल यूज करते हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ बहस होती रहती है, सही है या गलत है, हार्मफुल है या नहीं है, गर्मा गर्म बहस होती है। तो इसी को जानने के लिए हमने लॉजिकल सिस्टम बनाया था कि रैशनली सोच समझ के हम लोग इसके बारे में एनालिसिस करें कि कैसे है। तो उसके बारे में हम देखा था, पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री इसकी देखी थी, और आज जो पार्ट 2 है इसके बारे में इसकी प्रोसेसिंग देखेंगे कि सीड ऑयल तैयार कैसे होते हैं, और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे हार्मफुल है और क्यों हार्मफुल है हमारी सेहत के लिए। और थर्ड फोर्थ जो पार्ट है उसमें ये है कि हेल्थी और सेफ रहने के तरीके क्या है, कैसे इससे निजात हासिल की जाए, और अगर इसकी जगह कुछ और यूज करने जाते हैं तो कैसे क्या कुछ यूज किया जाए, और अच्छी सेहत के टिप्स क्या है। ये चीजें हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज बार आगाज करते हैं। लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री देखी थी, और हिस्ट्री के बाद हमें पता चला था कि मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, और मुख्तलिफ लोगों ने अपने जाती मफाद के लिए किस अंदाज में इस चीज को ह्यूमन डाइट के अंदर शामिल किया। और इसमें बहुत ही प्यारा एक कोट था, एक मशहूर रिसाला है, मैगजीन है यूएसए का, पॉपुलर साइंस के हिसाब से उसने पूरी हिस्ट्री को समराइज किया है, और उसने कहा कि जो की चीज 80-60 के अंदर बिल्कुल फर्टिलाइजर गार्बेज था, वो फर्टिलाइजर बन गई, फर्टिलाइजर में जाने शुरू होगी 80-70 में। सीड्स की बात कर रहे हैं, जो सीड्स पहले सिर्फ गार्बेज के तौर पे थे, उन्होंने फर्टिलाइजर के तौर पे 80-70 में इस्तेमाल किए। 1880 में से हमने कहा कि इसे हम कैटल फीड बना सकते हैं, और फाइनली समवेयर क्लोज टू 1900 और कहते हैं इसको हम मजीद प्रोसेस करके, मजीद इसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें करके, तो इसको हम ह्यूमन डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये है इसकी हिस्ट्री, और आज हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। प्रोसेसेस इसके अंदर बेतहाशा है जिससे ये सीड ऑयल तैयार करते हैं, और उनको हम ग्रुप वाइज करें, टोटल 9 ग्रुप्स विच कैन बी डिस्कस सेपरेटली। हर ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, तो आज हम उसी ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्लीनिंग का एक मरला होता है, ये पहला ग्रुप है। इसके अंदर आते हैं, सीड्स को लिया जाता है, बल्क पे होते हैं सीड्स, उसके अंदर कुछ ना कुछ मेटालिक चीजें भी हो सकती हैं, तो उसको डीमैग्नेटाइज किया जाता है, मैग्नेट्स के ऊपर से गुजारा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डी हलिंग का। हलिंग होता है बेसिकली जो बाहर का छिलका है, मोटा छिलका जो होता है, मतलब अगर बादाम ले लें हम, तो बादाम के बाहर लाइट ब्राउन लकड़ी का सा छिलका होगा, उसको जब उतारते हैं तो उसे डी हलिंग कहते हैं। और उसके बाद जो है, उसके बाद सीड कवर जो है नीचे बादाम के अंदर सफेद गिरी के ऊपर जो हल्का ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का होता है छिलका, पतला सा, उसको उतारा जाता है। और इसके साथ फिर विनोइंग होती है। विनोइंग मीन्स इस पूरे बल्ब के अंदर, पूरे सामान के अंदर कोई ना कुछ छोटे मोटे तिनकी और है, और चीजें हैं, तो उनको भी निकाला जाता है। फिर इसी में सॉर्टिंग होती है, ग्रेडेशन उसी कर लेती है, कौन सा बड़ा है ऑयल, कौन सा बड़ा दाना है, कौन सा छोटा दाना है, और क्लीनिंग, मजीद क्लीनिंग की जाती है। यहां तक करने के बाद जब अच्छी तरह श्योर हो जाता है कि आज साफ सुथरी होगी चीज, फिर इसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंडर्स लगे हुए हैं, और उसके अंदर से ग्राइंड करके इसकी पेस्ट सी बनाई जाती है, और ये पेस्ट जो है इसको फाइल से हीट भी किया जाता है। तो इस सारे का सारा प्रोसेस जो है ये क्लीनिंग के अंदर आता है, और ये प्री हीटिंग तक चलता है। इसके बाद ये जो पेस्ट होती है, या मील इसे कहते हैं, कोर्स मील, ये चीज शिफ्ट की जाती है नेक्स्ट मरहले में। नेक्स्ट मरहले में प्रेसिंग आती है, प्रॉपर स्क्रू प्रेसेस है, इसके अंदर सारी सारी ये चीज डाल दी जाती है, ये जो पेस्ट होती है या जो मील, कोर्स मील तैयार होता है, और इसके अंदर फिर उसे प्रेशराइज किया जाता है। एंड प्रेशर इज रियली फिनोमिनल। 10,000 psi से स्टार्ट करते हैं और 30,000 psi तक जा सकता है ये, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट्स। तो इतने हाई प्रेशर के साथ इसे गुजारा जाता है, और इसमें अल्टीमेटली होता ये है कि इसमें 92-93% ऑयल इसमें एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अब मरला ये आता है कि बाकी 7-8% क्यों जाया हो रहा है।
वो क्यों इधर जा रहा है, तो उसके लिए फिर एक और प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस कहलाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। जो चीज बच जाती है जिसमें से 92% तक ऑयल निकल चुका होता है, वो पूरा पूरा मवाद जो है उसके अंदर सॉल्वेंट्स डाले जाते हैं। और सॉल्वेंट से अक्सर केमिकल होते हैं, कार्बन केमिकल होते हैं, और इनको डाला जाता है। सॉलिड्स का मतलब है कि ये चीजें ये अपने अंदर हल कर लेते हैं ऑयल को। जो चीज ऑयल बचा होता है, जैसे अगर हाथ पे अगर ग्रीस लग जाए या ऑयल लग जाए, तो उससे हम अगर अल्कोहल से हाथ धो लें तो उतर जाता है। तो कहाँ जाता है वो बेसिकली अल्कोहल के अंदर एब्जॉर्ब होके चला जाता है और हमारे हाथ साफ हो जाते हैं। तो वही से कोई काम यहाँ पर होता है कि हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल होते हैं, और जो ऑयल केक्स होते हैं उनके अंदर ये डाले जाते हैं, और बाहर से मजीद ये ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। किस तरह के हेक्सेन है एक, और इस तरह की चीजें, डाइएथाइल ईथर है, पेट्रोलियम ईथर है, और एथेनॉल है। इस तरह के केमिकल्स हैं जो कि डाले जाते हैं इसके अंदर, और वो ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद जो है इसके अंदर हार्डली कोई ऑयल रह जाता है, 0.5% के करीब, और मोस्टली ऑयल जो इसके अंदर आ जाता है। इसका नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली ये है कि ये तो हार्मफुल है, जितने भी केमिकल्स हैं, तो इनको इवेपोरेट किया जाता है। सारे इवेपोरेटिव होते हैं, और इनको सॉल्वेंट को रिमूव करते हैं। और रिमूव करने का तरीका ये होता है कि वहां पे इसको इवेपोरेट होने दिया जाता है, और नीचे जो है इसको इवेपोरेट होने के बाद बाकी ऑयल बच जाता है। ऑयल फिर दोबारा उसमें निकल आता है, और वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो इवेपोरेट होता है, इसको दोबारा रिकलेक्ट कर लेते हैं इस केमिकल को, और दोबारा फिर सॉल्वेंट को यूज करते रहते हैं। और ये नेक्स्ट स्टेप है। और फिफ्थ स्टेप इसमें आता है कि अब इसकी प्रोसेसिंग होती है। वो ऑयल जो पहले 92-93% इकट्ठा किया था, अब बाकी ऑयल जो सॉल्वेंट के जरिए हासिल किया, सबको इकट्ठा करके इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग क्यों करनी होती है इसकी? प्रोसेसिंग इसलिए करनी होती है कि ये हाईली स्मेली होता है, और इसके अंदर कलर भी इसका बहुत डार्क सा कलर होता है, इसमें बदबू होती है, और बिटरनेस भी होती है, जायका भी इसका कड़वा होता है इसके अंदर मोस्टली। तो इसको रिमूव करने के लिए वहां पर केमिकल्स दिए जाते हैं। इसको हीटअप किया जाता है, अबाउट 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देते हैं, और इसके अंदर एल्कलाइज शामिल की जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसके अंदर फैटी एसिड्स अगर शामिल हो तो इसके अंदर सोप भी आता है, इससे सोप हासिल किया जाता है, और सेंट्रीफ्यूज मेथड से सोप इसमें से निकाल लिया जाता है, सोपी मेटल निकाल लिया जाता है। और बाकी जो चीज है उसको फिर वॉश कर देते हैं, सोप को भी, और इस तरह ऑयल इसके अंदर से हासिल कर लेते हैं। और नेक्स्ट है डीगमिंग का प्रोसेस। इसके अंदर जो चीजें भी गम की शक्ल में आगे होती है केमिकल्स पास होने के बाद, उनको वहां से रिमूव किया जाता है, और इसको हॉट वाटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और स्टीम इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके स्टेप वो ये है कि इसकी ब्लीचिंग की जाती है। इट्स एस्टोनिशिंग। जो यहाँ हमने बात की थी, कलर है इसका ऑड कलर होता है, तो इसको फिल्टरिंग करके उसकी ब्लीचिंग करते हैं, और मुख्तलिफ जो मेथड्स है उससे इसका कलर अच्छा किया जाता है। इन्हीं ऑयल्स के अंदर कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो कि हमने ठंडी जगह में भी रखने होते हैं, ताकि वो ऑक्सीजनेट ना हो। उस पर रखने हैं, रेफ्रिजरेशन में रखने हैं, तो उनके जमने का अंदेशा होता है, तो उनको विट्राइजिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। कुछ ऑयल है जो कि रेफ्रिजरेशन में रखने पड़ते हैं, तो उनको भी यहाँ प्रोसेस किया जाता है ताकि उनका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कंट्रोल किया जाए, तो इसे विंटराइजिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद लास्ट प्रोसेस में है वो डीऑड्राइजिंग है। बस अगेन इसके अंदर जो स्मेल अभी बाकी होती है उसको केमिकल के साथ रिमूव करने के साथ साथ उसको स्टीम गुजारी जाती है, वेरी हाई टेम्परेचर, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। इस स्टीम से इससे रिमूव करते हैं, और फाइनली जो निकलता है वो खुशबूदार चमकदार जो येलो सा कलर है उस ऑयल होता है, और उसको फिर बॉटल से बंद करके तो भेज दिया जाता है स्टोर्स के ऊपर, वहां से हम उसे ले लेते हैं। और अपेरेंटली यही लगता है कि ये बिल्कुल ऑयल इसी तरह है जैसे जैसे कॉर्न ऑयल है। कॉर्न ऑयल ऐसे निकला है कि इतनी अच्छा उसका कलर है, येलो कलर है। ये सारी की सारी कलरिंग की जाती है। उसके साथ इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी ऐड किया जाता है ताकि इसके प्रिजर्वेटिव के तौर पे वो इसके अंदर शामिल होता है ताकि जल्दी ये डिके ना करे। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। 9 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो हमने देखे हैं। हाई टेम्परेचर्स है, हाई प्रेशर्स है, और फिर केमिकल्स है जो इसके अंदर यूज हो रहे हैं। तो बहुत लंबा इसके अंदर प्रोसेसिंग है जो इन्वॉल्व है, और उसके बाद हमें जाके ऑयल मिलता है। तो ये चीजें हैं, हमें इस पर गौर करना है। और अगर अल्टीमेटली कंक्लूड करें तो पार्ट 1 में हिस्ट्री से हमें बताया था कि वहां पे काफी क्वेश्चन मार्क है, और पार्ट 2 जो आज हमने देखा है इसके अंदर बहुत ज्यादा हाईली प्रोसेस होता है,
और इसके अंदर इसी वजह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। इसी प्रोसेसिंग में इसमें रेशियो ऐसे बन जाती है कि फैटी एसिड जैसे निकलते हैं वो ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशियो जो है वो बहुत लो हो जाती है। ओमेगा 3 बहुत कम रह जाते हैं, ओमेगा 6 ज्यादा होता है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर नुकसानात हैं। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे वो ये कि जब ये ऑयल तैयार होके आ जाता है हमारे घरों के अंदर, हम उसे कंज्यूम करते हैं, तो इसके क्या क्या बुरे असरात आते हैं, इसे क्या क्या इफेक्ट्स हैं जैसे जिससे हमारी सेहत मुतासिर होती है और क्यों मुतासिर होती है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है। ये दोनों चीजें हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन आज को हम इसी से कंक्लूड करते हैं। आइंस्टाइन की वेरी फेमस सेइंग है जो हमें साफ बताती है। उसने बस कहा था कि व्हाट इज राइट इज नॉट ऑलवेज पॉपुलर एंड व्हाट इज पॉपुलर इज नॉट नेसेसरी टू बी राइट वन। तो ये सेइंग है। इसी हवाले से हमें बिल्कुल रैशनली अकल को इस्तेमाल करते हुए इस ऑयल के बारे में जानना है। ये नहीं सोचना कि सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, बहुत पॉपुलर है तो हम भी यूज कर सकते हैं। इसको समझना जरूरी है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जरूरी है। इसीलिए हमारी ये गुजारिशें हैं। इसमें बारे में हमारा कोई क्वेश्चन हो या मजीद कोई चीज आप ऐड करना चाहें तो नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करें या वैसे हमसे कम्युनिकेट करें, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जहां तक हो सका इसके बारे में मजीद आगे ही होगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम being. Allah Hafiz. Thank you.